नमस्ते। निपुण भारत मिशन, यदि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो जरूर आपसे ये पूछा जा सकता है कि निपुण भारत मिशन क्या है। और अगर मान लीजिए इसी से तीन चार पांच क्वेश्चन आपको हो जाते हैं तो कैसे आप 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक उस क्वेश्चन को बता पाते हैं। निपुण भारत मिशन है क्या, इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, क्या किया जाता है, इसका पूरा प्रारूप क्या है, कैसे संचालित होता है, किस प्रकार से चलता है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इत्यादि जो भी सभी बातें हैं निपुण भारत से जुड़ी हुई, निपुण भारत मिशन से जुड़ी हुआ, उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला इसका जो एक स्लोगन है, स्लोगन ये कि मजबूत नींव मजबूत भविष्य। जैसे कि हम सभी कहते हैं कि अगर घर मजबूत बनाना है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, तो घर हमेशा बना रहेगा। तो वही है यहाँ पे कि मजबूत नींव और मजबूत भविष्य। इसका जो शुभारंभ किया गया था वो 5 जुलाई 2021 को किया गया था। इसका ये मुख्य लक्ष्य है 2026-2027 तक कक्षा 3 के बच्चों को जो नंबरोलॉजी से मतलब कि नंबरलिकी जिसको कहते हैं, मतलब गणितीय सांख्यिकी में बहुत अच्छा निपुण बनाना था। आइए हम देखते हैं और बात करते हैं कि क्या है क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी। तो देखिए, कुछ आवश्यकता है जो बिल्कुल जरूरत है। पहला बात यह है कि जो कक्षा 3 तक के बच्चे होते थे सही से पढ़ नहीं पाते थे। दूसरी बात, पढ़े गए शब्द की वास्तविक अर्थ को समझने में असमर्थ रहते थे। ये था, ये जनरल अगर आप देखें तो ये चीजें थी। उसके बाद में एक बेसिक सा जो जोड़ घटाव होता है तो ये भी करने में असमर्थ दिखते थे। दूसरा, इसलिए भी होता था क्योंकि देखिए, सबसे पहले जैसे ही बच्चा जो आपका स्टूडेंट होता था, जैसे ही फर्स्ट क्लास में आता था, उसको इतना सारा बुक दिखा दिया जाता था, उसको इतना सारा होमवर्क दिए जाते थे जिसके भीतर से किताब को लेकर के मन में एक भय होने लगता था। दूसरा, राउट लर्निंग जिसको हम कहते हैं, वो एक प्रवृत्ति आ जाती थी सभी के अंदर में। और बच्चा जैसे ही कोई घर में कोई मेहमान आए तो आओ बच्चे बताओ, ABCD सुनाओ इनको, और वन से लेकर के 100 तक सुनाइए। तो ये जो एक लर्निंग वाली चीजें होती है, बच्चा सुना तो देता था परंतु है क्या ये, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। तो ये कहीं ना कहीं था। तीसरा परिणाम क्या हुआ, इसे परिणाम ये हुआ कि जो प्रारंभिक कक्षा हुई ना, प्रारंभिक कक्षा में ही एक नींव शिक्षा के लिए अत्यंत कठिन बनता। और ये जो होता है ना, ये मनोवैज्ञानिक जो इफेक्ट करता है, इस वजह से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट लिए। बहुत सारे बच्चे एड्स करने के बाद में, नहीं मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, वो इस सिचुएशन के कारण से ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं ये हमें आवश्यकता पड़ी। अब आते हैं हम FLN को लेकर के। तो देखिए, निपुण भारत मिशन और FLN दोनों एक ही है। इसको अगर कोई आपसे ये कहे कि अलग अलग है क्या, तो नहीं, दोनों एक ही है। तो देखिए, FLN है क्या। FLN है फाउंडेशनल लिटरेसी, और और FL मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी, और N मतलब संख्यात्मकता के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि लिटरेसी क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो बच्चों को वर्णमाला के में बहुत अच्छा बनाना है। दूसरा, सरल शब्दों का शुद्ध उच्चारण के साथ में बच्चे पढ़ सकें, वाक्य का अर्थ समझ सकें और ग्रहण कर पाए, अपने विचारों को लिख करके बोल करके व्यक्त कर पाए। अब यहीं पर आता है बहुत सारी चीजें। यहाँ पर देखिए आप संख्या के क्रमिक पहचान के बारे में, उसके बाद में जैसे जो गणितीय प्रणाली, इसको सरलता के साथ में कैसे खेल खेल में सिखाया जाए, टॉय बेस्ड लर्निंग, और जीवन से जुड़ी हुई जो बुनियादी शिक्षा है। जैसे कोई बच्चा है, दुकान गया, भले दुकान, और 10 रुपए का जो आलू होता है 10 रुपए का दे रहा है, या 5 रुपए का आलू दे रहा है, तो 10 किलो आलू दिया, तो बताओ कितना हुआ। तो इन सभी चीजों को के साथ में गणित को जोड़ करके बताना है। इस स्टेप पे ये सारी चीजें सोचा गया था। अब देखिए, ये सारी चीजें तो सोच लिया गया, अब होता क्या है, इसका मिशन कैसे, ये मतलब कि कैसे किस प्रकार से बनेगा। तो वहां पर देखिए, सबसे पहले तो था कि हर बच्चों को पढ़ना सिखाना। अच्छा, मतलब बच्चा केवल शब्द को पढ़े नहीं, बल्कि संदर्भ और उसके अर्थ के अनुसार, अर्थ मतलब संदर्भ के अनुसार उसके अर्थ को भी स्पष्ट रूप से समझ पाए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यदि राम बच्चे ने बोला है तो उसको यह पता होना चाहिए कि भगवान श्री राम थे, उनका जन्म अयोध्या में हुआ था, और वो दशरथ के पुत्र थे। इस प्रकार से
और कहानी सुन करके समझना, क्योंकि स्टोरी टेलिंग की बहुत सारी बातें हुई, और उस पर प्रतिक्रिया देना साथ में, वो भी अपने शब्दों में। जरूरी नहीं कि जैसे टीचर ने पढ़ाया वही उसी में, ऐसा ये देखा गया। उसके बाद में हम व्यवहारिक में आप संख्या की अवधारणा, स्थानिक समझ तथा क्रमिक जो गिनती होता है विधियों के साथ में इसको उनको बताना। उसके बाद में बुनियादी जो छोटे छोटे जैसे जोड़ हो गया, घटा हो गया, पैसों का लेन देन किस प्रकार से करना चाहिए, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दिया। दूसरा था कि सीखने को और आनंददायक बनाना। यहाँ पर जो एक परंपरा थी रटने वाली, राउट लर्निंग जो था कि बस बाय हार्ट करो करके, तो वो हटाया गया। इसको ना खेल खेल में, जैसे यहाँ पर ही बात करते हैं हम जादुई पिटारा जो एनसीईआरटी के द्वारा आया, तो ये सब बहुत ज्यादा हेल्प किया और कर रहा है, बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। और दूसरा भय मुक्त वातावरण, मतलब आप सोच के देखिए ना, जो बच्चा है पढ़ने के लिए आया है और उसको उसके पास में बैग नहीं है और वो पढ़ रहा है, फिर भी समझ के देखिए कैसे पढ़ रहा है। तो ये एक तरीके से तो भय मुक्त वाला बात हुआ ना। और मैंने जो आपको फर्स्ट में बोला था कि स्कूल में ड्रॉप आउट का दर कम करना, एक सबसे जो बड़ा साइड इफेक्ट था, ड्रॉप आउट हो जाते थे बच्चे, छोड़ देते थे, वो इसके कारण से ही था कि उसको समझ में नहीं आता कि मुझे पढ़ना क्या है। इसीलिए जब बच्चा आनंद के साथ में पढ़ना अनुभव करेंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं है कि हिंदी, इंग्लिश, वो यहाँ तक का संस्कृत और भी अन्य अन्य सब्जेक्ट, यदि उस बच्चे को अंदर में रुचि उत्पन्न नहीं होता है तब तक वो सीखने में बिल्कुल सक्षम नहीं हो पाएगा। मैं उसके बाद में आप देखेंगे कि जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का जुड़ाव लंबे समय तक स्कूल में रहने का भी कारण बनता है। ये बात भी मनोवैज्ञानिक रूप से देखा गया है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर किया क्या क्या गया है, किस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया। तो देखिए सबसे पहले तो हम आते हैं बाल वाटिका, जो प्री स्कूल होते हैं, बाल वाटिका जो 3 से लेकर के 6 वर्षों तक, 3 से लेकर के 6 वर्षों तक, इसमें आपका नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, यूकेजी सारे तीनों आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या, इसमें बहुत सारी चीजों को लेकर के नहीं, एकदम बेसिक लेवल तैयार करना है, जिसमें कैसे आपको स्कूल में आना है, स्कूल में बैठते कैसे हैं, स्कूल में क्या होता है, स्कूल में कैसे घूमते हैं, स्कूल में किसके साथ में रहा जाता है, क्या चीजें की जाती हैं, इन सभी के साथ साथ में अक्षरों और रंग की पहचान, ध्यान से समझिएगा, इसमें अक्षर और रंग के पहचान इत्यादि के बारे में बताया जाता है। उसके बाद में हम आते हैं कक्षा 1, जो कि 6 वर्ष से 7 वर्ष। अब इसमें क्या, इसमें सरल वाक्यों का पाठन, केवल सरल वाक्यों का पाठन नहीं, उसके अर्थों को भी समझना, क्योंकि बच्चा अभी जो अक्षर था उसको समझ चुका है, और 99 तक की संख्याओं की समझ, जो नंबर है उसके समझ होना। उसके साथ में कक्षा 2 में जब बच्चा प्रवेश करेगा, और इस समय परीक्षाएं वगैरह कुछ भी नहीं है, परीक्षाएं वगैरह को लेकर के कोई सा भी डिस्टरबेंस नहीं है। उसके साथ में कक्षा 2 प्रवाह के साथ में पठन, स्वयं से पढ़ सके बच्चा, और 2 अंकों का जोड़ घटाव, समझिएगा ध्यान से, दो अंकों का जोड़ घटाव। तीसरा कक्षा में बच्चा को बहुत अच्छे से पढ़ना आ रहा है, तो तीव्र रूप से अर्थपूर्ण पढ़ना। तीसरे कक्षा में हमें बहुत ज्यादा अच्छा, और एज भी देख लीजिए 8 से 9 वर्ष, और इसमें तीव्र रूप से पठन, 3 संख्याओं का क्रियात्मक कार्य, मतलब 1000 तक की संख्याओं का गिनती, 999, 999, इतना तक की संख्याओं की गिनती बहुत अच्छे से समझ जाए। इस प्रकार से जो यहाँ पर कहते हैं ना कि विशेष रूप से वर्गीकृत किया गया वो चीज, और ये सभी किसमें होगा, ये सभी मातृभाषा और स्थानीय भाषा में पढ़ाए जाएंगे बच्चों को। आगे हम बात करते हैं, देखिए किस हिसाब से इसको व्यवस्था किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो राष्ट्रीय स्तर पे, कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया और राज्यों के लिए। फिर उसके बाद ये मतलब एनसीईआरटी कह लीजिए, एनसीईआरटी ने इसको किया सब कुछ। फिर उसके बाद एनसीईआरटी ने किसको दिया, एससीईआरटी को। एससीईआरटी ने अपने मतलब कि व्यापक स्तर पर छात्रों के जो उनके मतलब कि टीचर ट्रेनर्स उनसे बात करके एक बहुत अच्छा सा पाठ्यचर्या का निर्माण हुआ। उसके बाद में डाइट, जो जिला स्तर पे डाइट पर संस्था वगैरह है उनके सहयोग। फिर उसके बाद में आते हैं हम बीआरसी, एबीआरसी जो ब्लॉक स्तर पे है, और फिर उसके बाद में संस्था के जो प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल होते हैं, शिक्षक होते हैं, इन सभी का और अभिभावकों का भी सक्रिय भागीदारी। ये एक प्रारूप है
अब अन्य अन्य राज्य में अन्य अन्य स्तर पर होता होगा, बहुत जगह ब्लॉक नहीं होते हैं, बहुत जगह तहसील होता है। तो इस प्रकार से एक अ, बहुत जगह ब्लॉक भी नहीं होता है, तहसील भी नहीं होता है, बहुत जगह प्रखंड होता है। तो ये और बहुत जगह थाना होता है। इस प्रकार से बहुत सारे चीजों को देखा गया है। तो आप एक प्रकार से समझ लीजिए कि इसका प्रारूप मतलब व्यवस्था किस प्रकार से है, कि इस प्रकार से व्यवस्था की गई है और वही अभी तक मतलब वही से शुरुआत संचालित वैसे ही चल रहा है। फिर स्कूल स्तर पर आते हैं, ठीक है। हम आगे बात करते हैं कि लक्ष्य क्या है। तो देखिए सबसे पहला लक्ष्य हमारा है गतिविधि, जिसमें आप योग, नियमित खेल, व्यायाम, शारीरिक रूप से फुर्तीला बनाना। दूसरा स्वच्छता की आदत को विकसित करना, ये हाथ धोना है बाबू भोजन करने से पहले, उसके बाद में नाखून काटना है, पौष्टिक आहार, है ना। और सबसे ज्यादा शिक्षकों की जो भूमिका रहती है कि बच्चों के लिए तनाव मुक्त और एक सुरक्षित और खुशहाल कक्षा को तैयार करना। देखिए सबसे आपकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा क्या होती है, अ, पढ़ाना, ये सारी चीजें सेकेंडरी है। फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी होती है टीचर की प्रायोरिटी होती है स्टूडेंट के लिए कि उनको सुरक्षित रखना। दूसरा सुरक्षित इन्वायरमेंट देना। और उसके बाद में आता है आपका पढ़ाना। अगर बच्चे सुरक्षित नहीं है तो उनका इन्वायरमेंट सुरक्षित नहीं है तो पढ़ाना क्या, कुछ नहीं। तो इसीलिए हेल्थ एंड HHW के बारे में बात किया। फिर आते हैं हम विकासात्मक लक्ष्य, PC। देखिए यहाँ पर मौखिक रूप से संवाद, बच्चा बिना झिझक के, बिना संकोच के यदि आपके साथ में बात कर रहा है, उसका मतलब है कि बच्चा आपके ऊपर में ट्रस्ट कर रहा है। और हर एक शिक्षक को यह चाहिए कि उनके जितने भी बच्चे, वो जितने बच्चों को पढ़ाते हैं, 6 में पढ़ाते हैं, 5 में पढ़ाते हैं, 4 में पढ़ाते हैं, 3 में पढ़ाते हैं, सारे बच्चे आपके साथ में बहुत बिना झिझक के बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से बातचीत कर सके। उसके बाद में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के दैनिक रूप से प्रश्न पूछे जाना, विचार साझा करना, इसका अवसर भी देना। हाँ ठीक है। और जब आप कक्षा में होते हैं, आपकी 45 मिनट की कक्षा है, आपकी 35 मिनट की कक्षा है, आप उसमें से 5 मिनट ऐसा निकालिए कि उनके प्रश्न पूछिए, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, इन सब चीजों को। जैसे मैंने कहा आपको मातृभाषा का उपयोग, बिल्कुल ये जो कक्षा 3 तक के बच्चे हों, जो निपुण भारत मिशन में, यहाँ पर स्थानीय भाषा का पठन, मातृभाषा या फिर जो घर की भाषा है, गृह भाषा, उसमें कहानी, कविता इत्यादि का सहजता के साथ में संवाद करना। और लर्निंग में सबसे ज्यादा जो प्रारंभिक हमारी जो लर्निंग, बच्चों की लर्निंग है, उसमें मातृभाषा को स्थायित्व देना, मातृभाषा से ही पढ़ाना। अब हम आते हैं जो विकासात्मक लक्ष्य हमारा तीसरा क्या है। तो यहाँ पर देखिए खोज आधारित शिक्षा, और बच्चा केवल निष्क्रिय नहीं रहेगा, वहां पर बच्चा भी हमारे साथ में कुछ करेगा। दूसरा कला एवं प्रतियोगिता, जहां पर चित्रकारी, मिट्टी के खिलौने, छोटे छोटे समूह में कार्य और छोटे प्रयोगात्मक अनुभव। परिणाम क्या होगा, इससे बच्चों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वो स्वयं से ही ज्ञान के अर्जन, मतलब हम बच्चों को ज्ञान से अज्ञान की तरफ ले जाते हैं, और जब बच्चों को हम सिखा देते हैं उसके बाद बच्चे स्वयं से करने लगते हैं। ये सारी चीजें भी देखने को मिली। अब हम आते हैं बाल वाटिका और कक्षा 1 पर। तो देखिए बाल वाटिका मतलब वहां पर मूल रूप से क्या, तो वर्णमाला की में अक्षर, मूल ध्वनियों की पहचान करना, और कम से कम 3 शब्द, जैसे 3 शब्द में आप ये कह लीजिए कि चतुर्थी या पुष्प या फिर पवन। तो इस शब्द को बहुत अच्छे से पढ़ सके, और पवन अगर जब पढ़ते हैं तो उसको आप समझ में आना चाहिए बच्चे को कि हवा कहा जा रहा है। साथ ही साथ में 10 तक की गिनती और विविध रंग आकृति, क्योंकि जब बच्चा पहले पहले आता है तो उसको कुछ करना नहीं आता, तो वो पेंट करने की कोशिश करता है, चित्रकारी बनाने की कोशिश करता है, मन में उसके कुछ चलते हैं, तो उन उन सभी के बारे में बताना। दूसरा हम कक्षा 1 में बात करते हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पर 5-6 सरल शब्दों को छोटे छोटे वाक्य बनाना, स्वयं से पसंद की हुई जो चित्र है उसको देख करके वाक्यों का अर्जन करना, और ये फ्लैश कार्ड के माध्यम से बच्चों को बताया जाता है। स्टोरी मतलब एक स्टोरी बनती है, बहुत अच्छी होती है कि बच्चा कुछ एक किताब, एक जैसे शेर का चित्र दिखाए, ठीक है, एक बच्चा बोलता है कि शेर जंगल का राजा है, फिर दूसरा जंगल का चित्र दिखाए, जंगल का दिखाए तो शेर जंगल में घूम रहा है, फिर तीसरे ने हिरन का चित्र, इस प्रकार से हिरन का चित्र। तो एक बच्चे ने कहा कि शेर जो है वो हिरन को खाने के लिए जा रहा है, तो क्या क्या हो गया, शेर जंगल का राजा है, शेर जंगल में घूम रहा है और हिरन को खाने जा रहा है। इस प्रकार से बहुत अच्छी स्टोरी बनती है। और दूसरा 99 संख्याओं तक
उनके पहचान करना, सही पहचान करना, इसके बारे में बात किया जाए। आगे हम बात करते हैं, देखिए अ, जब कक्षा 2 में है, वहां पर 40 से 50, मतलब कि 45 से 60 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से धारा प्रवाह समझ पाए, और पढ़े हुए गद्यांश के जो मुख्य भाव है उसको समझें। गणित में यहाँ पर 99 तक का जो पहचान होती है और जोड़ घटाव इत्यादि कर पाए। उसके बाद में हम आते हैं कक्षा 3 में, तो कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट धारा प्रवाह से बोल सके, समझ सके, और साथ में पूछी गई अनजान कहानियों और गद्यांश पद्यांश इत्यादि का भी उत्तर दे पाए। और 4999 की संख्याओं की पहचान, मतलब 10,000 तक की संख्याओं का पहचान, जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि भी कर पाए। आगे हम बात करते हैं शिक्षण विधियां क्या क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर एक तो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, दूसरा टॉय बेस्ड लर्निंग। आप अ, अपने हिसाब से वहां पर जितना जो चीजें रहती हैं, जैसे लगभग हर स्कूल में जादुई पिटारा है, तो जादुई पिटारा के अकॉर्डिंग पढ़ाना, जादुई पिटारा के अकॉर्डिंग दिखाना, और उससे उससे बहुत अच्छे से बताना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टोरी टेलिंग, बच्चों को ग्रुप में बिठाना और रोचक पात्र, जैसे मैंने अभी आपको फ्लैश कार्ड के जरिए बताया, तो वो सारी चीजें। साथ ही साथ में लर्निंग बाय डूइंग, जैसे बच्चा मतलब कि बाहर के पेड़ के पत्ते को गिन करके और व्यवहारिक रूप से इस पेड़ में कितने पत्ते हैं, इस पेड़ में कितने पत्ते हैं, भले ही पर उन दोनों को मिला करके बताइए। तो ऐसे एक बहुत अच्छा सा गणितीय अनुभव भी बच्चों को समझ में आता है। ये स्वयं से होता है लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से। आगे हम बात करते हैं समृद्ध प्रिंट वातावरण क्या है। तो देखिए विद्यालयों के दीवार पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें लिखना होता है, जहां पर आप ये कह लीजिए कि शब्द वर्ल्ड शब्द दीवार कह लीजिए। तो इस प्रकार से, साथ ही साथ में वर्णमाला चार्ट, संख्या चार्ट, चित्र, ये सारी चीजें भी आपको विद्यालय के दीवार पे उस क्लास में आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ में कहानी, जो छोटी छोटी कहानियां होती हैं, उनको चित्र के माध्यम से बच्चे देख सकें। और कक्षा के अनुपस्थिति में भी, समझिएगा, शिक्षक की अनुपस्थिति में भी बच्चा पर्यावरण से स्वतः ही अक्षर एवं शब्द सीख लेता है। ये होता है जब आप आसपास के वातावरण को इतना प्रिंट मिलता है, तो बिल्कुल वो स्वयं से भी कुछ स्टोरी स्वयं बनाता है। अब हम बात करते हैं टीएलएम की। तो देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षक के लिए प्रयुक्त होने वाली फ्लैश कार्ड, फिर उसके बाद में पासा, रंग बिरंगे कंकड़, उसके बाद में अबेकस, बहुत ज्यादा मतलब कि महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ में इसमें क्या होता है, बच्चों को अमूर्त से और जटिल से मूर्त की तरफ हम लेकर के जाते हैं। मतलब आप ये कह लीजिए कि अज्ञान से ज्ञान के प्रति लेकर के जाना, और बहुत अच्छे से उनके मतलब कि जब बच्चे देख करके सीखते हैं कुछ, तो वो ज्यादा समय तक उनके दिमाग में रहता है। तो ये टीएलएम का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। फिर हम बात करते हैं, देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम जैसे कुछ एक्सप्रेस करना, फिर उसके बाद में बातचीत करना लैंग्वेज, फिर पिक्चर्स के साथ में, और सिंबोसिस मतलब चिन्ह के माध्यम से निरूपण करना। ये आप ELPS, इसके माध्यम से भी बच्चों को कहीं ना कहीं गणित में बहमुक्त और सुबोध बनाने के लिए किया जाता है। यह है जैसे भाषा पढ़ाने के लिए आपको LSRW का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही गणितीय पढ़ाने के लिए ELPS का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मातृभाषा का अद्वितीय। देखिए NEP 2020 भी यही कहता है और निपुण भी यही कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा जो भी है वो आप मातृभाषा में दीजिए। मतलब कि त्वरित से अधिगम होगा बच्चों को इससे, जैसे मतलब कि अपने शब्द को जब सुनेंगे तो जल्दी सीखेंगे। दूसरा, भयमुक्त, बहुत डरेंगे नहीं हिचकिचाहट में कि वो नया विद्यालय, अरे ये क्या हो गया, पूरा तरीके से डर समाप्त होगा। तीसरा, आत्मविश्वास बहुत अच्छा बढ़ता है। मतलब जब वो अपना भाषा को सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। मलयालम में ही अगर आप वो अपनी भाषा को सुनते हैं, अपने भाषा को समझते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं उनके मन में, अरे मलयालम, अरे यहाँ, तो मतलब एक होता है बहुत ज्यादा अच्छे से अपने आप को मतलब कि कनेक्ट कर पाता है। भले आप उत्तर भारतीय हैं, उत्तर भारतीय होने के साथ में यदि आप तमिल में बोल लेते हैं, तमिल भाषा में बोलते हैं, मलयालम में बोलते हैं, तो उनको भी लगता है अरे सर को तमिल आता है, मलयालम आता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको उनके साथ में भी जुड़ाव देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं मूल्यांकन प्रणाली कि कैसे है। तो देखिए सबसे पहले ये आप हर जगह देखे होंगे 360 जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होता है। ये क्या होता है, बच्चा स्वयं से भी करता है, मतलब सेल्फ असाइनमेंट,
फिर पीयर जो सहपाठियों द्वारा किया जाता है, फिर टीचर असेसमेंट, फिर टीचर के द्वारा सर्वांगीण मूल्यांकन किया जाता है। तो ये एक 360 कार्ड्स होते हैं और ये अंक में ही दिए जाते हैं, परंतु यहाँ पर तीनों लोगों का बहुत अच्छा महत्व होता है। फिर हम आते हैं कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट। यहाँ पर क्या होता है कि खेल खेल में मौखिक मूल्यांकन हो जाता है, क्विज और पोर्टफोलियो के माध्यम से, मतलब कि बहुत अच्छे से उनके बारे में जानना, उनके बारे में सब कुछ पता करना, ये सब चीजें भी हमें देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं कि एफएल। यहाँ पर क्या है कि उनकी कमजोरी की पहचान करना। इसका मूल उद्देश्य यह है कि उनकी कमजोरी को पहचान करना कि वहाँ उनको परेशानी कहाँ पर आ रही है। और दूसरा, फेल या पास, इन सभी चीजों को लेकर के उतना ज्यादा उनके बच्चों के साथ में मतलब कि कनेक्ट नहीं करना। तीसरा, इसका उपचार कैसे किया जाता है, तो इनकी कमियों का विश्लेषण करने के बाद में शिक्षक जो है वो अपने ही मेथड्स में, जो टीचिंग मेथड्स है उसमें मतलब कि चेंजेस करते हैं। साथ ही साथ में प्रत्येक बच्चे बच्चे की जो लर्निंग होती है उसमें बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात होती है। तो ये सारी चीजें भी ठीक हो जाए। आगे हम बात करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रशिक्षण को लेकर के। तो देखिए, जो दीक्षा पोर्टल है आपका, ये एक ई कंटेंट प्रोवाइड करता है। जैसे आप पाठ्य पुस्तक भी वहां पर आपका क्यूआर कोड से रहते हैं, क्यूआर कोड से आप देख सकते हैं, तो वहां पर आपको बहुत सारी शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो जाती है। एफएलएन का बहुत ही मतलब कि संसाधन और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लाइब्रेरी इत्यादि डिजिटल लाइब्रेरी का भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ में अनिष्ठा 3.0, ये जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण करने के लिए, साथ ही साथ में जो प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षक को एफएलएन विशिष्ट प्रशिक्षण करता है। और कक्षा में कौन कौन सी पद्धतियां आपको प्रयोग करनी चाहिए, टॉय बेस्ड लर्निंग कैसे होना चाहिए। और जहां तक मैं देखता हूँ निष्ठा को लेकर के, निष्ठा में एक चीज बहुत अच्छी ये है कि कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो और कितना भी बोरिंग सब्जेक्ट हो, उसको किस प्रकार से एक्सप्रेस करके आप पढ़ा सकते हैं, इसके बारे में कहीं ना कहीं एक हमें दृष्टि भी, एक मतलब कि एक नॉलेज आ जाता है। उस हिसाब से जब आप कक्षा में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा इसका भी एक इफेक्ट देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं शिक्षक और अभिभावक की क्या भूमिका है। तो देखिए, शिक्षक जो है यहाँ पर मित्रवत व्यवहार करना, मतलब केवल व्याख्या करता नहीं, सुगम फैसिलेटर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, सुगम करता, फैसिलेटर का, उस प्रकार से व्यवहार करना है। साथ ही कमजोर स्तर वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर में विशेष ध्यान देना, और गतिविधि आधारित एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। साथ ही साथ में जो पेरेंट्स हैं उनके साथ में हमेशा मतलब लगभग लगभग आपको उनके कनेक्टिविटी बनाए रखनी है, संवाद बनाए रखना। और उन जो अभिभावक हैं उनको भी बताना कि आप अपने बच्चों को किस प्रकार से घर में भी पढ़ा सकते हैं, घर में भी बिठाइए, और दैनिक रूप से सहज बातचीत करना और पारिवारिक कहानी उनको भी सुनाना, आप भी सुनिए उनसे कि क्या क्या हुआ। साथ ही साथ में जो पीटीएम होता है, अब तो पीटीएसएम हो गया है वहां पर, और नियमित रूप से विद्यालय भेजना, इस प्रकार से जब आप उनके साथ में कनेक्टिविटी रखते हैं ना, और बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में उन्हें जरूर जानकारी देना कि आप ऐसा करेंगे, उनको गाइड करना। देखिए, मुझे नहीं लगता कि जब शिक्षक अगर कोई कहता है कि आप अपने बच्चे को ऐसे बनाइए, क्योंकि आपके बच्चे को जो भी अभिभावक होते हैं उनको भी ये चीज पता हो कि मेरे से ज्यादा मेरे बच्चे को पढ़ाई के मामले में मेरे टीचर जानते हैं। कहीं ना कहीं आपकी बातों को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए आप अगर किसी सब्जेक्ट के स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टीचर हैं तो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको काफी सारा नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट में कैरियर क्या क्या है उसके बारे में आपको बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तब जा करके आप बहुत अच्छे और प्रभावी ढंग से अपने बात को टीचर जो जो अभिभावक है उनके सामने में आप बता पाएंगे, पेरेंट्स जो है उनके सामने आप बता पाएंगे, और उससे ना एक मन में एक क्यूरियोसिटी भी बनती है। तो ये चीजें देखी गई है। साथ ही हम बात करते हैं मुख्य विशेषताएं एवं एनईपी 2020 समझ में। तो देखिए, जो हमारी सबसे पहला है कि बाल केंद्रित अधिगम। दूसरा, सतत मूल्यांकन, हमेशा मूल्यांकन करना है, हमेशा हर एक मतलब कि जरूरी नहीं है कि परीक्षा के समय में ही सब कुछ, उससे पहले से ही आपका एक चलता रहना चाहिए। और कक्षा 3 तक बहुत अच्छी नींव, जो मजबूत नींव की पहले पेज पे बात की गई थी, वही नींव के बारे में यहाँ पर भी बात की जा रही है। अब बात करते हैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न क्या हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि निपुण भारत मिशन क्या है और इसके उद्देश्य क्या क्या है। आप इसके बारे में बहुत अच्छे से आपने देखा भी और आप बता सकते हैं। साथ ही ईएलपीएस, एचपीसी और प्रिंट रिच कक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि
ये सारी चीजें जो है वैज्ञानिकता है। और जो आपने देखी जैसे एलपी मतलब वहां पर वैज्ञानिक क्रम है, फिर उसके बाद में एचपीसी जो 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के बारे में बात किया गया। ठीक, साथ ही साथ में प्रिंट रिच मतलब दीवालों को दीवालों के साथ में प्रिंट करना और उनके उनसे बच्चे खुद से सीख पाए, तो इसके बारे में आपको ध्यान देना। आगे हम बात करते हैं। देखिए चुनौतियां क्या है, लाभ उसके मतलब कि लाभ क्या है, चुनौती क्या है, समस्या क्या है, समाधान क्या हो सकता है और निष्कर्ष क्या हो सकता है। देखिए ध्यान से समझिएगा कि लाभ तो पहला ये हो जाएगा, हो रहा है कि प्राथमिक स्तर में जो बच्चे ड्रॉप आउट ले रहे थे उसमें बहुत कमी देखने को मिली है, ये सच बात है। और छात्रों में भी एक आत्मविश्वास बढ़ा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और कहीं ना कहीं ये आगे आने वाले 10 साल के बाद में आपको भारत में एक शिक्षा को लेकर के बहुत अच्छा मतलब कि एक अच्छे सुधार आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात है चुनौतियां अभी भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी डिजिटलाइजेशन बहुत कम है, बहुत ही संसाधन की अल्पता है, शिक्षकों में भी प्रशिक्षण की बहुत कमी देखी गई है। और समाधान क्या है, तो यहाँ पर धन शिक्षण प्रशिक्षण करने की आवश्यकता है। जब तक टीचर अपने आप से यह नहीं सोचेगा कि मुझे भी पढ़ना है, कि कैसे मुझे पढ़ाना है, तब तक नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ में स्थानीय भाषा में टीएलएम कैसे आप कर सकते हैं, किस प्रकार से उन्हें बता सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। साथ ही अध्यापक को भी यह चाहिए कि वो कैसे मातृभाषा में कुछ चीजों को पढ़ा सकता है। तो ये और बहुत अच्छी बात की गई है हमारे भारत के लिए, हमारे आगे बच्चों आने वाले फ्यूचर के लिए। और सभी टीचर हैं, आप सभी टीचर हैं। और आप सभी टीचर होने के साथ साथ में सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि आपके अंदर में आप तब हैं जब बच्चे हैं। अगर बच्चे ही ड्रॉप आउट लेने लगेंगे तो वो फिर आप नहीं है। अगर स्टूडेंट नहीं है तो शिक्षक भी नहीं है, टीचर भी नहीं है। इसीलिए मजबूत नींव मजबूत भविष्य। आइए हम सब मिलकर के हम निपुण भारत मिशन को बहुत सफल बनाए। और इसलिए भी सफल बनाए क्योंकि आपको सफल बनना है। जब आपका बच्चा बहुत अच्छी जगह पे जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका भी नाम होगा। तो यदि ये प्रस्तुति आपको पसंद आई तो हमारे द संस्कृत मेंटोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर कुछ और पूछना हो तो बिल्कुल पूछें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।